का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हृदय के साथ में हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस इंडिविजुअल साइंस के बैच में। आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि बड़ी हार्दिक इच्छा होती है आप सभी की पढ़ने की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम आप रख लीजिएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज से पढ़ना लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। प्रजनन तंत्र जिसको कहते हैं, प्रजनन तंत्र जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, प्लांट में होता है, एनिमल दोनों में होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल यानी कि जंतुओं में जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्रक्रिया, और फिर रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट यानी कि जो पौधों में जो है रिप्रोडक्शन होता है, दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे हम। सबसे पहले रिप्रोडक्शन हम एनिमल में पढ़ेंगे, जंतुओं का जो रिप्रोडक्शन होता है, और बेसिकली हम यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले मानव का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको पढ़ेंगे, फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम प्लांट के अंतर्गत भी हम रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाओं को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहीं से होता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रजनन किसे कहा जाता है। ठीक है, और प्रजनन कोई व्यक्ति या कोई जीव क्यों करता है, यहीं से कहानी को हम एकदम बेसिक चीजों से मैं स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके मन में कई ढेर सारी जो है उलझने रहेंगी, कई ढेर सारी सवाल रहेंगे, कई ढेर सारे मन मस्तिष्क में तमाम प्रकार के विचार ख्याल आएंगे कि सर से पूछ लूं क्या तुरंत का तुरंत। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी भावनाओं को, अपनी जो है फीलिंग्स को, अपनी जो है जो जिज्ञासाएं हैं उसको थोड़ी देर तक जो है शांत रखिएगा। मैं जब इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा तो मैं पूरा का पूरा इस लगभग जो आपके मन मस्तिष्क में ख्याल आ रहे होंगे सवाल, वो सारे के सारे सवालों में से लगभग 95% सवालों का जवाब दे चुका होऊंगा अगर आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो। ठीक है, इस वजह से इस चैप्टर को थोड़ी सी गंभीरता के साथ में जो है पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा बेसिक, इस चैप्टर को एक और खास मैं एक नया रूप दूंगा, एकदम बेसिक चीजों से, ऐसी चीजों को मैं भी बताने का प्रयास करूंगा जो आपको जानने चाहिए या किसी कारणवश आप उसको नहीं जानते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो एकदम बेसिक चीजों से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम शुरुआत से मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले यही मैं बात करता हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले बेसिक चीजों को क्लियर करते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि जिसे आप प्रजनन कहते हैं, प्रजनन क्या होता है। ठीक है, कोई बताएगा रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, और रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया क्या होती है। देखिएगा, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व आपने पढ़ा है कि जो जीव थे वो जीव आज भी अगर पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि वो करोड़ों साल पहले वाला जो जीव है, स्पीसीज है, वो आज भी दिखाई दे रहा है। इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि वो अपनी जीवन की निरंतरता को बनाए रखा, और जीवन की निरंतरता को यदि वो बनाए रखा है तो जाहिर सी बात है उसने रिप्रोडक्शन किया होगा। बिना रिप्रोडक्शन के, बिना प्रजनन के जीवन की निरंतरता संभव नहीं है। अगर कोई जीव इस पृथ्वी पे आया है और जब वो जाएगा, यानी कि जब वो दुनिया को अलविदा कह रहा होगा, चाहे वो कोई भी जीव हो, और अपने ही समान अगर वो एक नए जीव की उत्पत्ति करके नहीं गया है, इस पृथ्वी से अलविदा नहीं कहा है, तो याद रख लीजिएगा, तो इसका मतलब यह हुआ
कि वह जीव की जो स्पीसीज है अब वो खतरे में आ सकती है। वो क्या हो सकता है, वो जीव की स्पीसीज जो है वो खतरे में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया से अलविदा करने से पहले अपने जैसे एक नए जीव को उत्पत्ति करके नहीं गया है। वो अपनी जैसी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। इसीलिए हिंदू माइथोलॉजी में गुरु ऋण की बात की गई है, मातृ ऋण की बात कही गई है और पितृ ऋण की भी बात कही गई है। और पितृ ऋण की जो बात कही गई है उसमें एक लाइन ये भी लिखा गया है कि जब आप किसी भी संतान की उत्पत्ति करते हैं तो आप पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रजनन जरूरी है। अगर प्रजनन नहीं रहेगा तो वो अपने समान नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा, और जब अपने समान नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा तो ऐसे तो जीवन की निरंतरता ही समाप्त होगी। तो अगर जीवन को चलाए रखना है किसी भी जीव को लिए, अगर वो चाहता है कि उसका जीवन चलता रहे, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले अगर मनुष्य किसी न किसी रूप में था पहले और आज भी है, तो इसका यह मतलब है कि उसने प्रजनन किया, इस वजह से वो उपस्थित है। कोई भी जीव जो कि प्रजनन की प्रक्रिया में आया है वही अपने निरंतरता को बना करके रखा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक डिफिनीशन, प्यारा सा डिफिनीशन, अपनी जाति या निरंतर, अपनी जाति या वंश की, अपनी जाति या वंश, अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए, बनाए और रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जीव या प्रत्येक जीवधारी या प्रत्येक जीव अपने ही समान, अपने ही समान एक नए जीव को, एक नए जीव को, एक नए जीव को, एक नए जीव को पैदा करता है, पैदा करता है, एक नए जीव को पैदा करता है, पैदा करता है। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन में भाग लेने वाले जो अंग होंगे उसको हम प्रजनन अंग कहेंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। सिंपल सी बात है। और यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलकर के एक तंत्र बनाएंगे जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। अब देखो, रिप्रोडक्शन सारे जीव करते हैं। जो भी आप पृथ्वी पर जितने जीव देख रहे हैं उनका अस्तित्व तभी बचा हुआ है, उनका अस्तित्व तभी बचा हुआ है जब वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कर रहे हैं। किसी भी स्पीसीज में अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया घट गई, किसी भी स्पीसीज में अगर प्रजनन की प्रक्रिया घट गई, तो वो तय है कि वो आने वाले समय में पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगा। आप देखते होंगे कि तमाम प्रकार के ऐसे जीव जो विलुप्त के कगार पर होते हैं, हम उनको प्रजनन की प्रक्रिया में लाते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में लाते हैं। आपने देखा होगा कि अफ्रीका से हिम तेंदुआ को लाया गया, अफ्रीका से तेंदुआ को लाया गया, अफ्रीका से शेर को लाया गया, अफ्रीका से चीता को लाया गया। ये तमाम प्रकार के चीता या बाघ या तमाम प्रकार के जीव को हम क्यों लेकर के आते हैं? ताकि वो रिप्रोडक्शन करें, और रिप्रोडक्शन करेंगे तभी एक नए जीव को वो उत्पन्न करेंगे और जीवन की निरंतरता को या अपने स्पीसीज की निरंतरता को वो बनाए रखेंगे। अब चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं। सारे के सारे अपने पूरे जीवन काल के दौरान वो अपने नए जीव की उत्पत्ति करके ही जाते हैं, अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करके ही जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ठीक है,
जीवों का जीवन काल, एकदम बहुत इंटरेस्टेड वे में इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, एक हेडिंग बनाएंगे, विभिन्न जीवों का जीवन काल। एक हेडिंग बनाएंगे, विभिन्न जीवों का जीवन काल। जीवन काल जरा देखिए तो, विभिन्न जीवों का पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जरा देखिए तो। एक फ्लाई है, फ्लाई, सोचिए, इस फ्लाई का नाम है मे फ्लाई। मे फ्लाई एक मक्खी प्रजाति क्या है। इस मे फ्लाई का जीवन काल एक दिन का होता है। अब थोड़ा सा प्रकृति की खूबसूरती देखिएगा और विज्ञान का अद्भुत करिश्मा देखिएगा, कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया मे फ्लाई। इस मे फ्लाई का जीवन काल कितने दिन का होता है? एक दिन का होता है, 1 डे, एक दिन का होता है। यानी कि अगर वो 12 बज के 1 मिनट पे ठीक पैदा हुई है रात में, हैप्पी बर्थडे हुआ है उसका, तो वो कुल मिलाकर के वो 3 बजे तक धीरे धीरे बच्चे से बड़ा होना शुरू हो जाएगी और 6 बजे तक आते 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 वो वयस्क हो जाएगी। 7-8 बजे तक उसकी शादी हो जाएगी। 8-9 बजे तक जो है वो अपने समान जो है एक नए जीव को उत्पन्न कर देगा। फिर वो धीरे धीरे वृद्ध होना शुरू होगा। रात में 6 बजे तक जो है वृद्ध होना शुरू हो जाएगा। 9 बजे तक जो है अंतिम समय तक आ जाएगा और 12 बजे तक पहुंचते पहुंचते मर जाएगा। और ये लाखों साल से इस पृथ्वी पर है। इसका मतलब है उस एक दिन के जीवन काल में वो पूरा का पूरी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके जाता है। वो पूरी जिंदगी एक दिन की है उसकी, एक ही दिन में वो पूरे के पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है। छोटे से बड़ा भी हो जाता है, वृद्ध भी हो जाता है, शादी विवाह भी कर लेता है, अपने समान बच्चे भी पैदा कर लेता है। एक दिन की उसकी लाइफ साइकिल, एक दिन की। आप सोच के देखो, मे फ्लाई है, एक दिन, 1 डे इसका लाइफ साइकिल। ठीक इसी प्रकार से कुछ और जीवों को जरा देख लेते हैं। कुछ और जीवों को अगर देख लेते हैं, जैसे कि तोता। तोता 140 वर्ष तक जीता है भाई। हमसे ज्यादा जीने की जिम्मेदारी मीटू मीटू करके भेज देता है। 140, ठीक है, 140 वर्ष तक जीता है। 140 वर्ष तक, वर्ष मैंने कहा 140 वर्ष तक जीता है। कछुआ भाई अगर बात किया जाए, कछुआ कछुआ जो होता है 200 से 250 वर्ष तक जीता रहता है। 200 से 250 वर्ष तक जीता है, 250 वर्ष तक जीता है। सोच करके देखिए, 250 वर्ष तक जीता है भाई। हाँ ठीक है, याद रख लेना। बरगद जो होता है, बरगद बरगद लगभग 300 वर्ष तक जीता है। बरगद का वृक्ष अगर आपने देखा होगा तो बरगद का वृक्ष जो है लगभग 300 वर्ष तक जीता है। अगर आपके गांव में कोई पुराना बरगद का पेड़ हो तो आप अपने पापा से पूछेंगे, और अगर घर में बाबा है तो बाबा से भी पूछेंगे तो बाबा भी कहेंगे हमारे समय से ही चला आ रहा है बरगद का पेड़, बहुत पुराना बरगद का पेड़। जब कोई फिल्म बनाते हैं भूतहा तो आप देखिएगा बरगद का पेड़ ही दिखाते हैं। बरगद, पीपल, इन सब का उम्र बहुत ज्यादा होता है। मनुष्य का जीवन काल जो होता है वो 80 से 100 वर्ष तक औसतन माना जाता है। औसतन बात की गई। अब ऐसा नहीं है कि कोई कोई आदमी 120 साल तक जी लेता है तो उसका क्या कर सकते हैं। औसतन 80 से 100 वर्ष तक है। तो ये जो है एक विभिन्न जीवों का जीवन काल है, ठीक है। इस पूरे जीवन काल में वो आते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं और चले जाते हैं। तभी हमारे या फिर इस प्रकार के जीवों की स्पीसीज क्या हुई है, बची हुई है, ठीक है। अब प्रजनन करने की जो विधियां होती हैं उस विधियां पे बात करें, ठीक है। प्रक्रिया जो होती है, तो प्रजनन करने की 2 प्रक्रिया होती है, ध्यान समझना। प्रजनन करने की प्रक्रिया एकदम बहुत बेसिक चीजों को मैं पकड़ के लेके आगे चल रहा हूं। अभी आपको बहुत आनंद आएगा, बस चीजों को पढ़ते चलिएगा बेहतर ढंग से, ठीक है। प्रक्रिया 2 होती है, प्रजनन की 2 प्रक्रिया होती है। एक होती है लैंगिक, लैंगिक जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल, और एक होता है अलैंगिक। 2 प्रकार का प्रजनन हो सकता है विभिन्न जीवों में।
दो प्रकार से प्रजनन हो सकता है। प्रजनन की प्रक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। एक सेक्सुअल दो होता है, दूसरा क्या होता है, असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल में क्या होता है, इसमें एक ही जीव एक नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। एक ही जीव जो होता है एक नए जीवों को क्या हो सकता है, उत्पन्न कर सकता है। एक ही जीव पर्याप्त है। अब एक ही जीव के द्वारा लैंगिक जनन जो होता है, एक ही जीव नए जीव की उत्पत्ति, नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम है, उत्पत्ति करने में सक्षम है। एक ही जीव नए जीव की उत्पत्ति करने में क्या है, सक्षम है। आगे अभी मैं बताऊंगा। प्लांट में आप जैसे बात करते हैं हाइड्रा, हाइड्रा में आप कहते हैं ना बडिंग होता है, बडिंग। तो क्या दूसरा हाइड्रा आता है क्या उसके पास में, नहीं आता है। अमीबा की अगर आप बात करते हैं तो क्या अमीबा में कोई क्या दूसरा अमीबा आकर के मिलता है क्या, तब जाके बनता है, नहीं। विखंडन हुआ, एक नया जीव तैयार, इसमें बडिंग हुआ, एक जीव तैयार, एक ही जीव से दूसरा जीव उत्पन्न हो जाता है। उसके कोई हिस्सा कटेगा कट, अब जैसे आलू ही है, आलू ही है, आलू को आपने कट किया, आपने जमीन के अंदर धसा दिया, एक नया जीव उत्पन्न हुआ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसको कहते हैं, वो भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम पत्रचट्टा जिसको बोलते हैं, उसकी पत्ती गिर जाती है जमीन में और एक नया पौधा, अलैंगिक जनन। गुलाब, गुलाब, गुलाब को भी आप देखिए अलैंगिक तरीके से आप उसका रोपण कर सकते हैं। तने को काट दिया आपने, मिट्टी में धसा दिया, उसी से एक नया गुलाब का पौधा जन्म ले लिया। जंतुओं में नहीं होता है अलैंगिक, कुछ ही में होता है, लेकिन बाकी सब में क्या होता है, जंतुओं में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होते हैं, दो जीव चाहिए। और दो जीव कैसे होने चाहिए, प्रॉपर वयस्क मेल और फीमेल होने चाहिए। जब मेल और फीमेल मिलते हैं तब जाकर के लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं उस पर मैं आगे बात करूंगा, उसके लिए डिस्टर्ब नहीं होना है। मुकुलन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वो तमाम चीजें मैं आगे में बताऊंगा। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, पूरी चीजें मैं आगे बताऊंगा जब मैं प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे। ठीक है। उस समय मैं पूरी की पूरी कहानी में आपको बहुत बेहतर ढंग से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहना है आपको। अभी पहले बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अब यहां पे समझिएगा अगला पॉइंट, लैंगिक करने वाले जो जीव होते हैं, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव जो होते हैं, लैंगिक प्रजनन करने वाले जो जीव होते हैं, करने वाले जो जीव होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौसमी और एक होते हैं सतत। एक ऐसे जीव होते हैं जो मौसमी होते हैं, कभी भी मतलब कभी भी जो है प्रजनन नहीं कर सकते। एक खास मौसम होता है, उसी मौसम में ये क्या करते हैं, ये प्रजनन करते हैं। जैसे कि कुत्ता हुआ, जैसे कि बिल्ली हुए, ठीक है, जैसे मेढक हुआ, सांप हुआ, ये सारे के सारे जो होते हैं जीव कैसे हैं, ये मौसमी है। ऐसा नहीं है कि जब भी मन करे तब प्रजनन करना शुरू, कि चलो भाई प्रजनन करते हैं, ऐसा नहीं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सतत होते हैं। ठीक है। ये रिप्रोडक्शन कभी भी कर सकते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, सुबह, शाम, क्या रात, क्या दोपहर, क्या प्रातः काल, जब उनका मन हुआ तब कर सकते हैं। जैसे मनुष्य इसमें आ जाएगा, जिसमें मनुष्य आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? ठीक है। हाँ बिल्कुल।
अच्छा सर ऐसा क्यों ऐसा है, कभी सोचो इसको दिमाग से, तो आपको समझ में आएगा ये बात। ईश्वर कितना बेहतरीन तरीके से, मैं कई बार बड़ा आश्चर्य, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, बावजूद उसके जो ईश्वर की कारीगरी है या ईश्वर ने जिस तरीके से डिजाइन किया है और सबको कंट्रोल किया है ना, सबको कंट्रोल किया है ना, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया है। ये जो मौसमी जीव होते हैं, ये जब बच्चे उत्पन्न करते हैं ना या अंडे देते हैं ना, तो एक बार में एक नहीं देते हैं, ये एक बार में एक नहीं देते हैं, ये कई ढेर सारे बच्चे एक साथ उत्पन्न करते हैं। अब कुत्ते का फीमेल कुतिया, अब कुतिया ने जब बच्चे दिए तो एक साथ जो है कई ढेर सारे बच्चे दे डाले, 5 तो 6 तो 7 तो। अब सोच करके देखो, केवल और केवल उनका मौसमी है ये, तब ये हाल है। अगर अगर ये सतत करते तो क्या करते, मतलब एक पूरे साल भर में जो एक कुतिया जो है 8 से 10 बच्चे देती है या 15 बच्चे देती है, ठीक, अगर उसी प्रकार से अगर ये सतत करते तो पता लगता है कि वो खुद एक साल में जो है कम से कम 20 से 25 बच्चे देती है। आपकी गली में जो है ना, वो मनुष्य नहीं दिखाई देते, कुत्ते कुतिया ही दिखाई देते हैं। अभी केवल आपका हाल ये है कि आप कुत्तों से बहुत परेशान होंगे अपने गांव में कि बहुत कुत्ते कुतिया आ गए, बहुत कुत्ते कुतिया आ गए, यही तो आप कहते हैं। सोच करके देखो, अगर ईश्वर ने इनको सतत कर दिया होता तो बहुत बुरा हाल हो जाता गुरु, बहुत बुरा। अब 50-50 100-100 सांप जो है दिखाई देते हैं एक बार में, मेढक जो है 100-100 आपको दिखाई, बहुत दिक्कत हो जाती भाई, रहना मुहाल हो जाता, मनुष्य तो सरवाइव नहीं कर सकता। अगर ऐसी स्थिति होती तो मनुष्य तो सरवाइव नहीं कर सकता, ये तो तय था। एक कुत्ते से 25 तो 25 से कितने हो जाएंगे आप सोच करके देखो, 500, फिर 500 से कितने हो जाएंगे, 5000, 5000 से कहां हो जाएंगे, ऐसे कैलकुलेट करो ना, गुणात्मक रूप से कंट्रोल करो। बात समझ आ रही है? तो ईश्वर ने कहा इनको कि भाई तुम लोग जो है अब मौसमी रहोगे, हर समय नहीं, हर समय नहीं। हाँ, और जो सतत होते हैं ना, वो जीवन काल में एक ही बार बच्चे देते हैं, और इनका जो गर्भावस्था होती है ना, सॉरी गर्भकाल जो होता है वो भी लंबा होता है। जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, मनुष्य हुआ, अब एक बार गर्भकाल स्टार्ट हुआ तो गया 4 महीने 5 महीने, तो चाह करके भी साल में 2 से ज्यादा चीजें नहीं हो सकती, मनुष्य में तो साल में एक ही बार हो सकता है। तो ईश्वर ने डिजाइन किया है बेहतर ढंग से, वो जानते हैं कि कुछ ऐसे खतरनाक मनुष्य हैं कि अगर गर्भकाल 1 महीने कर देंगे तो मुमताज बना करके ही छोड़ेंगे। कहा जाता है ऐसा ना कि मुमताज जो है, इतिहास में कई किताबों में मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि मुमताज की जो मृत्यु हुई थी वो प्रसव पीड़ा के दौरान हुई थी, लेबर पेन के दौरान हुई थी। अब लेबर पेन के दौरान हुई थी, वो भी शायद कौन से बच्चे में, 13वें बच्चे या जो भी, अगर माफ करिएगा अगर मुझे डेटा जो है मिस हो रहा हो तो माफ करिएगा मुझको, शायद मैंने पढ़ा था कि 13वां ऐसा था, 13वां बच्चा जो था उसके दौरान जो है मुमताज की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब उसके बाद कहेंगे प्यार की निशानी ताजमहल बनवा दिया जाएगा, फिलहाल ठीक है ना, जो भी ऐसे 13वां या 14वां कुछ ऐसा था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा बच्चों के दौरान ये हुआ था। आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोगों को इसमें याद होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ईश्वर ने सतत और मौसमी बनाया है जिन जीवों को, उनके पीछे क्या अपनी एक कहानी है। ठीक है, अपनी एक क्या है, कहानी है। ठीक है,
हाँ 2-3 बच्चे, फिर अब्दुल कलीम मैंने कहा वो अपवाद सब स्थिति होती है, सब एक्सेप्शन स्थिति होती है कि जुड़वा पैदा हो गए, ठीक है, वो अलग मुद्दा है, ठीक है, वो अपवाद की स्थिति, अपवाद को छोड़ दो अभी, ठीक है, अपवाद को छोड़ दो अभी। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा कुछ जीवों की गर्भकाल को देखते हैं जो कि बहुत मनुष्य जो है महत्वपूर्ण है। जीव और गर्भकाल, उनका गर्भकाल देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाना नहीं स्टार्ट किया हूं, पहले मैं बेसिक चीजों को क्लियर कर दूं। जैसे अगर मनुष्य की मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले मैं मनुष्य की बात करता हूं, ठीक है। हाँ, मनुष्य की मैं बात करूं तो लगभग 280 दिन, 280 दिन, 280 दिन। सूअर की बात किया जाए, सूअर की 114 दिन, 114 दिन, सूअर का 114 दिन होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए चूहा, ये भाई 21 दिन होता है, इसका गर्भकाल 21 दिन, 21 दिन बाद बच्चे हो जाते हैं इसके, हैप्पी बर्थडे इसका हो जाता है। कुत्ता 2 महीने 2 दिन या 3 दिन, 63 दिन होता है, 63 दिन, 63 दिन लगभग होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए ऊंट, ऊंट लगभग 400 दिन होता है। अच्छा पहले गाय भैंस का लिख लेते हैं, गाय भैंस का लिख लेते हैं, जरूरी है। जा भाई ऊपर जा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। गाय का कितने दिन का होता है? 280 दिन, 280 दिन। भैंस का कितना होता है? 310 दिन। भैंस कितना होता है? 310 दिन, ठीक है। बकरी का कितना होता है? 151। बकरी का कितना होता है? 151 दिन, 151 दिन। तो बकरी पालने इस वजह से बड़ा अच्छा धंधा होता है, ठीक है। 151, क्योंकि एक साथ कई बच्चे भी दे सकती है। हाथी 624 दिन, हाथी 624 दिन, 624 दिन, समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका होता है? हाथी का 624 दिन होता है, ठीक है, 624 दिन होता है। सोच करके देखो, जितने समय काल में अगर कुत्ते के साथ में अगर देखा जाए, कुत्ते के साथ में अगर थोड़ा सा तुलना अगर करोगे, ठीक है, तो कुत्ता अगर प्रजनन शुरू किया, कुत्ता अगर प्रजनन करना शुरू किया तो लगभग वो 7 से 8 बार प्रजनन कर लेगा, और कम से कम जो है वो अपनी संख्या को अगर ऑन एवरेज अगर 6 भी मान करके हम चलें तो लगभग वो 48 से 50 बच्चे दे देगा। तो जितने समय में कुत्ता 50 बच्चे देगा उतने समय में हाथी केवल 1 बच्चा देगा। जितने समय में कुत्ता लगभग 50 बच्चे देंगे उतने समय में हाथी जो है केवल 1 बच्चे को जन्म देगा। लेकिन जब वो एक बच्चा जन्म लेगा, हाथी का जब बच्चा हथनी के गर्भ से बाहर निकलता है और जब जमीन पर गिरता है ना, तो पृथ्वी जो है ना वो फील करती है, फील करती है कोई आया है पृथ्वी पर। जब बड़ा होता है वो अपने कदमों को रखती है ना तो धरती कांपती है, वाइब्रेट करती है। कहने का मतलब यह है, कहने का आशा यह है कि जो लंबा टाइम पीरियड ले रहा है उसका अस्तित्व भी बहुत बड़ा होता है। कहता है कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलती रहती है। तो भाई आपका पृथ्वी का सबसे विशालकाय जी
स्तनधारियों के अंतर्गत अगर बात किया जाए भेल को छोड़ के, तो वो हाथी होता है। तो हाथी जो होता है वो इस वजह से महान भी है क्योंकि एक हथनी 624 दिनों तक अपने गर्भ में एक बच्चे को जो है रखती है, तब जाकर के एक हाथी या एक हथनी का जन्म होता है। तो कुल मिलाकर के ये बात आपको याद होना चाहिए, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं कुछ थोड़ा सा शब्द मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक करके। हाँ, गाय और मनुष्य का लगभग लगभग एक होता है, ठीक है। गाय और मनुष्य का एकदम लगभग लगभग एक होता है, ठीक है। हाँ, इस बात को याद रखना। अब ठीक है, अब चलो, अब थोड़ा सा इस पॉइंट को और आगे मैं लेके चलता हूँ, इसको समझिएगा। महत्वपूर्ण शब्द, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से मैं आपका परिचय कराता हूँ। एक हेडिंग बना लेंगे, महत्वपूर्ण शब्द। महत्वपूर्ण शब्द, देखो मैं बेसिक चीजों को पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद एकदम टॉपिक पे आऊंगा, मेल फीमेल पार्ट, फिर मैं बाद में आऊंगा। पहले कुछ शब्द से मैं परिचित कराता हूँ आपको। एक शब्द आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, वो है क्रस्टेशन। वो कौन शब्द है? क्रस्टेशन। नाम सुना है? क्रस्टेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्रस्टेशन। क्रस्टेशन हम किसे कहते हैं, ठीक है। क्रस्टेशन हम किसे कहते हैं, ठीक है। क्रस्टेशन हम किसे कहते हैं, देखो क्रस्टेशन क्या होता समझिएगा। क्रस्टेशन का मतलब क्या होता समझो। एक गाय जो होती है, गाय, ठीक है, गाय। आज आप में से बहुत ढेर सारे लोगों को पहली बार पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको बछड़ा हम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बछड़ा कहते हैं। इंग्लिश में इसको कफ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कफ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कफ कहते हैं, ठीक है। गाय जब बछड़ा देती है, बछड़े की मैं बात कर रहा हूं, बछिया की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेल की बात कर रहा हूं। तो गाय का जो मेल बच्चा होता है वो कफ कहलाता है, ठीक है। जो मेल होता है वो क्या कहलाता है? वो कफ कहलाता है, ठीक है। अब कफ आगे चल करके क्या बनता है? कफ आगे चल करके जो होता है ये बनता क्या है? ये आगे चल करके क्या बनता है? ये आगे चलकर बनता है सांड, ठीक है। आगे चल करके क्या वो बनता है? आगे चल करके वो बनता है सांड, ठीक है। आगे चल करके वो क्या बनता है? सांड बनता है, ठीक है। अब सांड और बैल में अंतर होता है, ठीक है। सांड में और बैल में क्या होता है? अंतर होता है। बैल में सांड, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सांड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? बुल कहते हैं क्या? शायद बुल ही कहते हैं। बुल फाइट होता है, तो बुल फाइट जो होती है शायद सांडों की ही फाइट होती है, ठीक है ना। और बैल को क्या बोलते हैं भाई? ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, यही शायद बोलते हैं। शायद हो सकती है, मे भी इंग्लिश मेरी गलत हो, लेकिन मैं दोनों में अंतर समझाना चाहता हूं, दोनों में अंतर मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, बुल कहते हैं, ठीक है। और शायद बैल को हम ऑक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बछड़ा, जो ये दोनों बछड़े ही होते हैं, सांड भी होता है, बैल भी होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये होता है कि ये जो सांड होता है ये प्रजनन करने में सक्षम होता है, रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होता है। यही जो वयस्क मेल है, यही गाय का जो मेल बछड़ा है, यही आगे चलकर के वयस्क बुल होता है। और यही बुल जो होता है, यही आगे चल करके एक फीमेल के साथ में रिप्रोडक्शन करेगा और एक नए बच्चे को जन्म देगा। लेकिन बैल जो होता है ना, बैल के अंदर वो क्षमता नहीं होती है। सांड देखिएगा, सांड की एक प्रकार से उसकी नसबंदी कर दी जाती है। इसको इस तरीके सामान्य तरीके समझो, सांड की नसबंदी कर दी जाती है। अब वो सांड देखोगे ना, सांड जो होता है गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। जहां पे गाय को देखता है वो इधर उधर घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है। लेकिन इसका क्या किया गया? इसकी नसबंदी कर दी गई सांड का। अब ये सीधा हो गया, अब वो बैल बन गया। अब उसको कृषि काम में लेके आओ, खेतों की जुताई करो उसको। बैल जो बेचारा सीधा साधा है, उसके बगल से भी अगर गाय गुजर जाएगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको।
वो कहेगा हम कुछ है ही नहीं, हम नपुंसक हो गए। तो बैल एक प्रकार की नपुंसक प्रजाति होती है। सांड जो होती है प्रजनन करने में सक्षम होती है, दोनों में अंतर होता है। तो क्रस्टेशन क्या है, व्हाट इज क्रस्टेशन? सांड से बैल को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज कॉल्ड क्रस्टेशन। ठीक है, क्रस्टेशन क्या होता है, क्रस्टेशन किसे कहते हैं, क्रस्टेशन किसे कहते हैं? तो सांड से बैल को प्राप्त करने की प्रक्रिया, या सांड को जो होता है, क्रासांड को जो होती है बैल में प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रस्टेशन कहते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को? हाँ, जो भी है वो देख लो क्या है कैसे। तो ये क्रस्टेशन समझ में आपको आ गया, क्रस्टेशन समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिप्टोक्रिटिडिज्म। एक शब्द और समझते हैं, एक शब्द और समझते हैं, दूसरा शब्द, दूसरा शब्द समझते हैं। दूसरा शब्द क्या है, क्रिप्टो। दूसरा शब्द समझते हैं, बैल खेत की जुताई करते हैं, हाँ वही मैं कर रहा हूं, सीधा साधा होता है। ठीक है, क्यों सीधा साधा होता है समझ में आ गया होगा। अगला शब्द है क्रिप्टो, क्रिप्टो क्रेडिडिज्म, क्रेडिडिज्म, क्रेडिडिज्म। ये सब शब्द सुन लो ध्यान से, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल पूछा जाएगा तो फिर बता नहीं पाओगे। क्रेडिडिज्म होता है, तो क्रिप्टो क्रेडिडिज्म क्या होता है इसको समझ लो, क्या होता है क्रिप्टो क्रेडिडिज्म, क्या होता है इसको समझिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है, मनुष्य का जो टेस्टिस होता है, अभी मैं मेल और फीमेल पार्ट पे आऊंगा तो मैं मेल और फीमेल पार्ट को दिखाऊंगा। तो जो टेस्टिस होता है मनुष्य के, वो टेस्टिस हमेशा और हमेशा मनुष्य के शरीर से बाहर लटके होते हैं, हमेशा मनुष्य के शरीर से बाहर पाए जाते हैं, मेल के शरीर से बाहर पाए जाते हैं। ठीक, मेल के शरीर से बाहर क्यों पाए जाते हैं, उसके पीछे का एक खास कारण है कि शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अभी इन सारी चीजों पे मैं बात करूंगा, पहले कुछ चीजों को समझते चलिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आपने पढ़ा है फिजिक्स में, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इतने तापमान पर जो हमारे शरीर में सीमेन होता है उसका निर्माण नहीं हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रख लीजिएगा, हमारे शरीर में जो होता है स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है। सीमेन और स्पर्म में एक छोटा सा अंतर होता है, अभी मैं उस पर भी मैं बात करूंगा, अभी मैं उस पर भी बात करूंगा, उसको भी समझ लेंगे, पहले इसको ध्यान से समझो। 37 डिग्री सेल्सियस पे कुल मिलाकर के हमारे स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है। 37 डिग्री से कम तापमान अगर है तो उस पे स्पर्म हमारा बड़ा बढ़िया से 36 है, 35 है, तो उस पे क्या होगा, हमारा स्पर्म बहुत बढ़िया ढंग से क्या होगा, निर्मित होगा। अब पता लगा 37 हो गया, नहीं होगा, 35 हो गया, ठीक ढंग से होगा, स्पर्म का निर्माण खूब कायदे से होगा। यही कारण होता है कि जो गर्म से अपेक्षाकृत जो ठंडे प्रदेश होते हैं, यानी कि ठंडे देश होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। उसके पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि वो अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। हालांकि शरीर का टेम्परेचर तो हर जगह पे समान होता है, लेकिन वहां पे स्पर्म बहुत बेहतर ढंग से उनका प्रोडक्शन होता है अपेक्षाकृत गर्म प्रदेशों के। तो इसी वजह से कई बार जो होता है, हम लोग यानी कि जो मेल की बात किया जाए तो मेल में जो कई बार इनरवियर पहने जाते हैं, वो ऐसे पहनने चाहिए ताकि वो शरीर के साथ में टच ना हो। टेस्टिस, अगर टेस्टिस टच होगा तो 37 डिग्री के टेम्परेचर पे आएगा, फिर ऐसे में क्या होगा, फिर ऐसे में निर्माण नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही? फिर ऐसे में फिर सीमेन का निर्माण नहीं हो पाएगा, फिर ऐसे में जो है स्पर्म का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो है ईश्वर, इसी वजह से मैं कहता हूं ईश्वर बहुत कलाकार है, कितना बेहतर तरीके से उसको डिजाइन किया। और जन्म से, एक बच्चे के जन्म से लगभग 1 महीने पहले ये टेस्टिस मां के जब गर्भ में रहता है
और अगर वो मेल है तो वो उसके पेट में रहता है, अमाशय में टेस्टिस रहता है, टेस्टिस रहता है, अमाशय में रहता है। लेकिन 1 महीने पहले ही, लगभग 8वें महीने के आसपास, 8वें महीने कंप्लीट होने के साथ में, वो टेस्टिस मां के गर्भ में ही, वो टेस्टिस जो होता है वो उसके शरीर से बाहर निकल जाता है, वो उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन कई ऐसे ढेर सारे बच्चे होते हैं कि जन्म के दौरान भी वो टेस्टिस क्या होता है, वो उनके शरीर के अंदर यानी कि पेट में ही रहता है, वो शरीर से बाहर नहीं आ पाता है। फिर सिजेरियन करना पड़ता है, और सिजेरियन करके जो है उस टेस्टिस को शरीर से बाहर करना पड़ता है। और उसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के टेस्टिस को शरीर से बाहर किया जाता है, उसी प्रक्रिया को क्रिटिडिज्म कहा जाता है, क्रिप्टोक्रिटिडिज्म कहा जाता है। ये तो क्रिप्टोक्रिटिडिज्म एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें टेस्टिस को शरीर से बाहर किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, टेस्टिस को क्या किया जाता है, शरीर से बाहर किया जाता है, ताकि स्पर्म का निर्माण बेहतर ढंग से हो सके। अगर टेस्टिस जो है अंदर रहेगा तो कभी भी नहीं हो पाएगा, तो इस बात को याद रख लेना। क्रिप्टोक्रिटिडिज्म के बारे में लिखेंगे, इसमें टेस्टिस को शरीर से बाहर किया जाता है, या टेस्टिस को, या इसमें लिख लेंगे टेस्टिस को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया, 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 शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया। समझ में आ गया भाई? बहुत, आज की क्लास बड़े शांतिपूर्वक सुन रहे हो। फिर सर तो गर्भ में कैसा पता करते हैं कि मेल है कि फीमेल है? वो अलग है, वो सेमी, अभी मैं उस पर बात करूंगा, किसके थ्रू पता करते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, मैंने कहा है थोड़ा सा धैर्य रखो, अब्दुल कलीम, ठीक है, लेकिन मानने वाले का सारी बात इस बात चल जाएगी। अभी जैसे ना, एक बच्चे को पहले इसे टप्पा टप्पा खिलाया जाता है, फिर धीरे 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 बाउंसर मारा जाता है। तुम लोग 1 टप्पा 2 टप्पा खेल के कहोगे सर बाउंसर मारिए, बाउंसर, मुंह बिगड़ जाएगा, पहले समझ लोगे क्या करेगा। ठीक है, हाँ। अब इसमें एक चीज और समझो, एक होता है वॉसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, एक होता है वॉसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। अगर मुझे बताना नहीं होता तो ये सारी चीजें मैं बताता थोड़ी ना, ये किसी किताब में लिखा नहीं गया है। अगर विश्वास ना हो ना तो जा करके पूरे किताबों को छाट लेना, जो भी मार्केट में होंगी या जो भी आपके पास में होंगी। ठीक है, लेकिन सवाल सारे के सारे सवाल पूछे गए, सारे के सारे सवाल पूछे गए। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, वॉसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, वॉसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी दोनों बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये दोनों शब्द बड़े बार बहुत बार पूछे गए। वॉसेक्टोमी क्या होता है? ठीक है, वॉसेक्टोमी क्या होता है समझो इसको। वॉसेक्टोमी क्या होता है, देखो, टेस्टिस का निर्माण होता है कहां? टेस्टिस में निर्माण किसका होता है? स्पर्म का। स्पर्म का निर्माण हुआ यहाँ पे। अब ये स्पर्म का निर्माण यहाँ पे हुआ, अब ये स्पर्म जो है जिस नली के द्वारा जाता है और फिर जो है ये पेनिस से बाहर आता है, इस नली को, जिस नली से ये जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ना वास डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉश डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वॉश डिफरेंस। अभी मैं फिर आऊंगा और समझाऊंगा। वॉसेक्टोमी, ठीक है, याद रखना, वॉसेक्टोमी क्या होता है। देखो, टॉमी अगर कहीं भी लग गया, टॉमी, तो टॉमी का मतलब ही होता है उसको काट के बाहर किया जा रहा है, कटिंग किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं भी टॉमी शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया, दैट्स मीन ये हुआ कि उसको काट करके क्या कर दिया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। तो सोच करके देखो, यह एक नली है, इस नली के द्वारा जो होता है, जो भी स्पर्म बन रहा है वो आगे की तरफ जा रहा है। अगर इसी को हम कट कर दें, इसी को अगर हम कट कर दें,
फिर क्या होगा, फिर टेस्टिस तो बनेगा लेकिन इस नली से क्या होगा, बाहर नहीं आएगा, और नहीं बाहर निकलेगा स्पर्म। तो चाहे मन कहे जितना मन कहे रिप्रोडक्शन करो, प्रजनन की प्रक्रिया करो, जब स्पर्म ही नहीं बाहर आएगा, जब स्पर्म ही नहीं बाहर आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कम से कम जो है, सिंपल सी बात है, कभी भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो ये जो वासेक्टॉमी होती है, वासेक्टॉमी क्या होती है, वासेक्टॉमी जो होता है एक प्रकार की पुरुष नसबंदी होती है। जो पुरुष नसबंदी होती है इसको हम क्या कहते हैं, वासेक्टॉमी कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, उसी वास डिफरेंस नली को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। वास डिफरेंस नली को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। क्लियर है गुरु। और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये नली काट देते हैं जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ताकि ओम जो है आगे नहीं बढ़ पाता, इसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो ट्यूबेक्टॉमी इज रिलेटेड टू फीमेल और वासेक्टॉमी इज रिलेटेड टू मेल, क्या, नसबंदी। तो ये जो होती है एक महिला नसबंदी होती है। अब नसबंदी के भी कई प्रकार होते हैं, नसबंदी के भी कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों पर भी हम हल्का फुल्का बात करेंगे जो आपके लिए रिलेवेंट होगा, ठीक है, ये भी बात समझ लें, ठीक है। तो ये बात याद रखना, वासेक्टॉमी क्या होता है और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है। पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, दोनों प्रकार की नसबंदी होती है, ये भी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, एक बात और बात समझने की कोशिश करिए, या फिर यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि भी बहुत ढेर सारी बातें हमें समझनी है। सीमेन क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीजों को आज हमने बेसिक चीजों पर क्लियर किया। इस फिगर को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ताकि कल जब मैं आऊं तो इसी फिगर के माध्यम से चीजों को समझाना मैं शुरू करूं, ठीक है। ठीक, तो आशा करूंगा मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको, स्लाइड को आप सेव करके रख लीजिएगा, इसके बारे में बात हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय